घोस्ट यानी भूत एक ऐसा अदृश्य साया जो हमें दिखता नहीं है पर हमें चौंका देता है। और जब हम उसका सामना करते हैं तो कई बार हमारा दिमाग भी सुन्न हो जाता है। इसी तरह एक अदृश्य साये की बात कर रहे हैं जो भारतीय वायुसेना में कभी डेटा लीकेज की तरह तो कभी हमारे सिग्नल को हाईजैक करके और कभी साइबर अटैक के रूप में भूत के साये की तरह हमारे सामने आता है। हाउ डज दिस कम्युनिकेशन फ्रॉम ग्राउंड टू एयर टेक्स प्लेस? ध्यान रखने वाली ये बात है सब्सक्राइबर्स को, कोई भी एक जहाज हो, पनडुब्बी हो, शिप हो, वो अगर विदाउट कम्युनिकेशन ट्रैवल कर रहा है देन ही इज यूजलेस। इन डेटा सेंटर में कभी क्राइसिस होता है तो किस तरह का माहौल होता है? इफ दैट वर टू गो डाउन then the entire knowledge library that you have accumulated over the years, decades, would fall flat. Okay. Imagine the impact on Indian civilization when Takshashila was brought in. 2014 में ऑपरेशन हैंगओवर तो फेक मेल था बेसिकली, जो डिफेंस सिस्टम्स में सक्सेसफुली अंदर घुस गया था और काफी समय तक वो स्पाइंग कर। तो इनको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड देयर आर सम टूल्स बाय व्हिच वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम। मैन्युअली करना नामुमकिन है, ये टूल्स के मदद से। हाजी, विच इज मोर डेंजरस, अ मिसाइल अटैक और साइबर इंट्रूजन? साइबर, without a doubt. They can destroy your fleet and you will not even come to know of it. आज की डेट में मिलिट्री आउटसाइड से सीख रही है या कॉरपोरेट और सिविल इंडस्ट्रीज से मिलिट्री इन सब चीजों के बारे में सीख रही है? टेक्नोलॉजी का आविष्कार या टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट है इन R&D, that is now happening in the civil street more than the defense street. But उसका उपयोग जो है सबसे पहले मिलिट्री स्फीयर में होता है। एंड घोस्ट यानी भूत एक ऐसा अदृश्य साया जो हमें दिखता नहीं है पर हमें चौंका देता है। और जब हम उसका सामना करते हैं तो कई बार हमारा दिमाग भी सुन्न हो जाता है। और यह वह समय होता है जब हमारी रीढ़ की हड्डी से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं और हमारे मस्तिष्क को फिर सक्रिय करते हैं और हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं और उस दुश्मन को मात भी देते हैं। आज हम इसी तरह एक अदृश्य साये की बात कर रहे हैं जो भारतीय वायुसेना में कभी डेटा लीकेज की तरह तो कभी हमारे सिग्नल को हाईजैक करके और कभी साइबर अटैक के रूप में भूत के साये की तरह हमारे सामने आता है। लेकिन हमारे पास एक टेक्निकल टीम होती है जो इन सारे भूतों को खत्म करने के लिए डेटा सेंटर के रूप में, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के रूप में और साइबर सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए इंजीनियर्स और टेक्नीशियन की ये टीम रीढ़ की हड्डी और बैकबोन की तरह काम करती है। हमारे गेस्ट वेटरन एरोनॉटिकल इंजीनियर विंग कमांडर KS राजीव, जो मेरे कोर्समेट भी हैं और जिन्हें पिछले 20 साल से अधिक वायुसेना में डेटा, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी के इर्द गिर्द काम करने का अनुभव है। आज हम उन्हीं के जरिए इस कहानी को समझेंगे। राजीव, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। हाउ आर यू? थैंक यू निमेश, आई एम गुड, थैंक यू, इट्स अ जॉय टू बी ऑन योर शो। तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था उस पे दो बात हाँ, करूंगा। और इतने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कम्युनिकेशन एक रीढ़ की हड्डी की टॉपिक है, या यू हाँ, अकिन टू द स्पाइनल कॉर्ड और द स्पाइन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो यस, मेरा आपसे भिन्न है ओपिनियन, आई हैव ए हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दैट। इन माय पर्सपेक्टिव और माय व्यू, the backbone of any organization, especially a military organization, is the logistics chain.
And if I have to compare the communications of a military organization to the human body, the closest analogy would be the nervous system. The nervous system in a human body acts as a conveyor of information to and from the brain to the muscles. तो हम भी वही काम कर रहे हैं. इसमें ब्रेन को सेंसर ले ले या एक्शन पॉइंट डिसीजन पॉइंट ले ले एंड मसल्स को अगर एक्शन पॉइंट ले ले शूटर्स का हम डेसिग्नेशन दे दें तो हम वही काम कर. We are connecting both of them so that the response from the organization or the individual is appropriate to the threat. Rajiv, thank you for giving this perspective between spinal cord and our nervous system. इनफैक्ट हमारे चैनल में हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक ही बात को अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से कैसे समझ सकते हैं. कई बार एक ही कहानी कई लोगों के लिए कई अलग अर्थ लेकर निकल आती है, और Absolutely. ऐसा ही हम कहते हैं कि ये लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उनकी सोच है, और वो सोच हम आप सभी से साझा कर रहे हैं. राजीव, हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे एपिसोड्स देखते हैं वो ये समझते हैं कि भारतीय वायुसेना के अंदर जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं वो एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स में काम करते हैं. आप एरोनॉटिकल इंजीनियर होने के बावजूद डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करते हैं. यह शिफ्ट कैसे हुआ? जो आपके सब्सक्राइबर समझते हैं वो ज्यादातर ठीक भी है. इंडियन एयरफोर्स में जब इंजीनियर की बात आता है अधिकांश इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स में ही काम. कुछ मेरे जैसे गिने चुने लोग we go to other spheres of the Indian Air Force. And I was one of the fortunate few. Nothing against aircrafts and other systems, but this is my bread and butter, so I am a little biased towards it. So post our basic training of a year, in which we acclimatized ourselves from a civilian life to a soldier's life, based on our performance and our background in educational institutions prior to joining, Indian Air Force bifurcated us and sent us for specialized training in certain streams. One of the streams available in Indian Air Force is the communication stream. I was one of the few selected to get commissioned in the specialized course of communications. And I did a 6.5 month tenure way back in 1997, in which I was trained on the equipment, communication equipment, which were there in Indian Air Force in OAK in 1990s. Basically, microwave communication and satellite communication and line of sight communication equipment. Optical fibers were just about making its way into the system. So post that, I was commissioned as a aeronautical engineer in the communication branch. Earlier, our commissioning post basic training was as an aeronautical engineer. Post specialized communication, I was now carrying the weight of the communication network on my shoulders to the places where I was appointed to. So post that, I got my postings in communication units, and I was able to discharge my duties for about 20 years. राजीव, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी के साथ एक मूवी देख रहा था. इसके अंदर जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है हमारा, वहां से एक फाइटर कंट्रोलर फोन के ऊपर पायलट के साथ, जब पायलट फ्लाई कर रहे हैं फाइटर को, तब बात कर रहे हैं. तो मेरी बेटी ने सवाल पूछा कि हाउ डज दिस कम्युनिकेशन फ्रॉम ग्राउंड टू एयर टेक्स प्लेस. Okay, logical question. You seem to have a very intelligent daughter. I best wishes to her. A curious mind of a little child. So ये वाजिब सवाल है. See, when you have to shout out to a person who is in the third floor, what do? You try to raise your neck
try to make a tunnel from your hands on top of your mouth and shout as loud as possible using your lung power, right? Now, if he's in the second floor or third floor, probably your voice would reach him. But my aircrafts, who in this particular example are the recipients, are probably 36,000 feet or 50,000 feet or 70,000 feet. How do I reach to them? So इसमें क्या होता है, हमारा मसल पावर काम नहीं करता, हाँ, तो हम यूज करते हैं समथिंग नोन एज आरएफ वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो जो टेलीफोन पे आपकी बेटी ने जो देखा, दैट इज ए नॉर्मल टेलीफोन जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं। इट मे बी ए वीओआईपी फोन ऑल्सो। वीओआईपी मैंने से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आजकल आपके बैंड ब्रॉडबैंड के साथ जो आता है सेम रहता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, दैट गोस एज एन इनपुट टू एन आरएफ ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर, जो आपने ब्रॉडर वगैरह मूवीज में बैकपैक पे देखा, सोल्जर्स के बैकपैक पे जो देखा, हाँ, जो टेलीफोन लेके घूमते हैं, कमांडर को देते हैं कि सब इंफॉर्मेशन है कि सोलाना सोलाना एनिमी आ रहा है। बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा, अदर मूवीज, वॉर मूवीज। सो दिस टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड टू वन सच इक्विपमेंट, जो ओके, हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रहता है, इसको कन्वर्ट करता है टू आरएफ एनर्जी, एंड दैट आरएफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ऑन द एयर। ओके, बिकॉज ऑफ द properties of RF energy, it reaches the recipient, and recipient के पास एक रिसीवर रहता है जो उससे सुन सकता है, और वापस जो वो ट्रांसमिट करता है, से इक्विपमेंट हमें रिसीव करके वापस हमारा फोन से इंटरेक्ट करता है। तो मैं इसको इस तरह से समझूं कि हमें इस तरह दिखता है कि हम लैंडलाइन फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो लैंडलाइन फोन का जो आउटपुट है वो एक मोबाइल से कनेक्टेड है और पायलट के पास भी एक मोबाइल है। सिंपल भाषा में ऐसा यस, समझ सकता हूँ? यस, यू कैन लुक एट दैट। लेट अस से फॉर एग्जांपल दैट आप माइक के सामने एक भाषण दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं माइक का डायफ्राम या माइक के साथ, राइट? हाँ, लेकिन वो जा रहा है एक एम्पलीफायर के थ्रू टू ए स्पीकर, so हाँ, that your voice is audible to a larger distance, to a larger audience, right? Similarly, in this kind of communication from the ground to the air, we have an equipment called a radio RF transmitter receiver. रेडियो इक्विपमेंट बोलते हैं उसको, एचएफ रेडियो इक्विपमेंट बोलते हैं। तो उस इक्विपमेंट के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, एंड दैट इक्विपमेंट ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आरएफ एनर्जी। Even तो more जैसा interesting, probably you should take your daughter to the sea. हाँ, So जब समुंदर के अंदर जो हमारे पनडुब्बी होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, हाँ, 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 they also need to be communicated with, and they are probably at depths of 200 300 meters below the surface. A हाँ, very interesting physical phenomenon or a physical property. So there also we use the same frequencies, but the frequency range is different. We use VLF frequency ranges, very low frequency ranges, because the media is different. The media is sea, and we have to traverse the sea environment or the water environment. तो हम VLF frequencies का उधर उपयोग करते हैं। ध्यान रखने वाली ये बात है सब्सक्राइबर्स को, कोई भी एक जहाज हो, पनडुब्बी हो, शिप हो, वो अगर विदाउट कम्युनिकेशन ट्रैवल कर रहा है, then he is useless. He has अच्छा, to have communication in order to effectively exploit the weapons that he has. राजीव, आपने एयरफोर्स में डेटा सेंटर्स में भी काम किया है, Mhm. तो आम लोग डेटा सेंटर की जब भी बात करते हैं तो उनका एक इमेजिनेशन होता है कि वहां पर एक सर्वर रूम्स है, बहुत सारी केबल्स हैं और बहुत सारी एलईडीज चल रही हैं। Mhm. इन डेटा सेंटर में कभी क्राइसिस होता है तो किस तरह का माहौल होता है? हैव यू एवर फेस्ड एनी क्राइसिस व्हेन यू वर इन एयरफोर्स? Okay. Now, डेटा सेंटर्स की जब आप बात करते हैं, ये क्या है? बेसिकली दीज आर स्टोर हाउसेस ऑफ इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशंस, जिसकी वजह से सारा चीज चलता है, सारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। चाहे वो वेपन प्लेटफॉर्म का इंफॉर्मेशन हो कि एयरफ्रेम आर्स कितना हुआ, इंजन आर्स कितना हुआ, चाहे मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, चाहे आपका लॉजिस्टिक्स मूवमेंट के रिकॉर्ड्स हो, चाहे आपके एप्लीकेशंस हो, ये सारा चीज
जो होल्ड करता है इंफॉर्मेशन, जो होल्ड करता है या कंप्यूट करता है, ये सारा आपका डाटा सेंटर के अंदर होता है. नाउ इमेजिन ए फायर, a flood, or an earthquake bringing the data center down. I'm not even talking of a terrorist attack or a हाँ cyber attack. I'm talking of natural causes, right? If that were to go down, then the entire knowledge library that you have accumulated over the years, decades, would fall flat. ओके Imagine the impact on Indian civilization when Takshashila was brought down, was burned out. We lost thousands of years of knowledge there. Similar would be the effect if in today's world, if a data center of an organization would go down. But we have learned from the past. We have created not one Takshashila, but multiple Takshashilas. And these Takshashilas are replicated. मतलब the information is the same across all of them. अगर एक जगह हमने एक किताब रख दी, तो उस किताब की कॉपी हर तक्षशिला, हर डेटा सेंटर पे चला जाता है. एंड ये तो डिफरेंट अगर जोन्स में है, डिफरेंट एरियाज में है ऑफ द ह्यूज इंडियन सबकॉन्टिनेंट. So in case of a terrorist attack or some kind of natural calamity bringing one data center down, we have other data centers that ensure that Indian armed forces operations are not affected. तो जब ये डेटा सेंटर पे किसी भी तरह का अटैक हो या नेचुरल कैलामिटीज के कारण अगर डेटा सेंटर खराब हो जाता है या डाउन हो जाता है तो हम सारी इंफॉर्मेशन दूसरे डेटा सेंटर से ले लेते हैं. Correct. तो जब ये प्रक्रिया होती है, एक डेटा सेंटर डाउन होता है और दूसरे से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वहाँ कुछ डाउन टाइम रहता है या जीरो डाउन टाइम में ये सारा काम हो जाता है? Zero downtime में होता है. When I say zero, it's in a matter of minutes. There are particular technical terms. I'll not go to that. But do understand that the impact on operations is zero to nil, zero to minimal. ओके. तो राजीव, जैसे हम अभी मिलिट्री डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही सिविल के अंदर आज की डेट में चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे पावर ग्रिड हो, या फिर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ इन डेटा सेंटर से ही चलता है. Correct. एक समय था जब कॉरपोरेट और इंडस्ट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री से मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी सीखती थी. आज की डेट में मिलिट्री आउटसाइड से सीख रही है या कॉरपोरेट और सिविल इंडस्ट्रीज से मिलिट्री इन सब चीजों के बारे में सीख रही है? It's a very, very good question, Nimish. Probably that has people writing papers about it today. In my own perspective, टेक्नोलॉजी का आविष्कार या टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट है इन R&D, that is now happening in the civil street more than the defense street. बट उसका उपयोग जो है सबसे पहले मिलिट्री स्पीयर में होता है. एंड देन when it is no longer a secret, then the technology is rolled out into the civil domain. So industry helps us in discovering new technologies, but the induction of technology is still first and foremost in the military sphere and then into the civic world. If at all the technology is useful in the strategic sense or in the military sense. For example, आप ये का देख लीजिए, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है ये का यूज केसेस जो आजकल इंटरनेट में हर सेकंड यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, दोज आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. जो रियल ये का यूज केसेस है वो आर्म फोर्सेस में हो रहा है एंड प्रॉबली उसका जो इम्पैक्ट है it's already being seen in some instances in the European war, that is the Russia-Ukraine war. And it's going to create havoc in the battlefield. The battlefield is no longer as we have seen it.
आपने ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताया, कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट बताएंगे इस बारे में? One very interesting, I mean, the Russia-Ukraine war is something that generations will study to understand how close mankind came to extinction. Uh, Ukraine launched a attack on the English airfield in Russia using drones. It was a Right. classic operation. तो इस पर्टिकुलर एयरफील्ड में क्या है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऑफ द रशियन एयरफोर्स वाज केप्ट इन द ओपन, राइट? एंड यूक्रेन ने क्या किया, एक ट्रक के अंदर ड्रोन्स असेंबल किए और एयरफील्ड के नजदीक जाके थ्रू द सेल्यूलर नेटवर्क द इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ द ड्रोन्स, एंड दोज ड्रोन्स फ्लू इनटू द वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रक्स एंड द एयरफील्ड. Thereby, there was no reaction time for the air defense deployed in the Russian airfield, and they were able to cause significant damage to the Russian strategic air force. Why am I saying that this will be studied for years is, generations is, this is a strategic part of the Russian armed forces. मतलब वो in the event of a war between NATO and Russia, the purpose of these bombers was to take nuclear payloads and drop them on Western cities. And they were not standing in the open because they did not have pens. Pens mane hardened shelters for your subscribers. Hardened shelters. They were out in the open because, as per a treaty that was signed between the US and the Russians, in order to give transparency and to ensure that there is no sudden attack between these two superpowers, they had made an agreement that your strategic bombers would be out in the open so that my satellites can look at them and see if you're loading nuclear weapons. इसलिए उन्होंने ओपन में किया. ओके. सो जब ये हादसा हुआ तो it was up to the Russian president and his team to understand whether it is a proxy attack by NATO to destroy strategic air force, and so there were only few minutes time for him to press his nuclear options and destroy the world, or he could place trust in mankind and say that this is another attack by Ukraine and not linked to destruction of the Soviet strategic bomber fleet. ऐसे बहुत सारे instances है, probably I'll take hours when I talk about that. But this is one simple example wherein proper logical decisions taken by Russia has saved mankind and has allowed me and you to talk on that subject today. तो राजीव, हमने अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, डेटा सेंटर के बारे में बात की. हमने ये भी समझा कि जब उन पर अटैक होता है तो एक डाउन टाइम बहुत ही मिनिमल होता है और हम अपने नेटवर्क को वापस अप कर लेते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को वापस ले आते हैं, जिससे कि हमारे ऑपरेशंस जैसे वैसे ही चलते रहें. मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब ये अटैक होते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका इम्पैक्ट यूजर के पास जाता है, आप उससे पहले ही इसको डिटेक्ट कर लेते हैं या इम्पैक्ट होने के बाद फिर इसको प्रोसेस करते हैं? Most of them before impact only we are able to stop it. Some of them जिसका signatures नहीं होता या जिसका behavioral patterns हमारे पास नहीं होता, वो impact कर जाते हैं. And जब वो impact करते हैं तो it leads to a lot of crisis, a lot of stress on the people who are working on the system. Not only on the application. Let us say Sukhoi aircraft ही ले लेते हैं. Sukhoi aircraft fleet का जो मेंटेनेंस सर्वर्स हैं या जो डॉक्यूमेंटेशन सर्वर्स हैं या उस वेपन सिस्टम के का जो सर्वर सिस्टम्स है या सपोर्ट सिस्टम्स है, उस पे एक अटैक होता है, राइट? नाउ इफ आई एम नॉट एबल टू isolate it and mitigate it,
till such time the entire fleet of Sukhoi 30s is operating with some fear in their mind because they're operating with some data which they do not trust, which may be mangled up. So this is in today's world, correct data रहना ही एक अजूबा है because of the threats and because of the kind of attack vectors that the enemies have. Raji, which is more dangerous, a missile attack or cyber intrusion? Cyber, without a doubt. हाँ, Because a missile has a specific payload, a specific range, and a specific destruction potential. Whereas a cyber attack and a biological weapon, I would also take biological weapons also in the same sphere. They can destroy your fleet and you will not even come to know of it. Now let us take the example, हमने COVID देखा, it was a biological weapon in my view. It destroyed the world's economy and put it into a standstill for about 2 years, led to lakhs of people getting killed. correct. So kinetic weapons जो है, जो kinetic weapons मतलब जो dynamic speed रखते हैं, kinetic weapons का एक तोड़ है. But cyber weapons and biological weapons are the new kids on the block. इनका behavioral patterns are not as are not defined by physics as kinetic weapons were. So इनका तोड़ थोड़ा मुश्किल है. We are evolving. तो हर बार एक नया चैलेंज होता है और Correct. एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. Correct. It's like a mathematical expression that changes every day. आप prepare कुछ अलग polynomials के लिए आते हो, exam में कुछ और आता है. So हाँ, it's a daily learning curve. And ये आपके आउट ऑफ माध्यम से ये आउट ऑफ बता सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं. करेक्ट आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा आपके सब्सक्राइबर्स को कि if you want to be, if youngsters who are watching this channel want to be at the threshold of technology and to live life that is not monotonous, the only avenue that I know of and I've experienced for 22 years is the armed forces. It gives you a joy when you're serving, and when you're out of service or when you finally pack your bags and come back to civil life, the memories continue to give you joy. थैंक्स राजी फॉर शेयरिंग दिस. और जैसा आपने बताया, टेक्नोलॉजी कहीं भी डेवलप हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस में ही टेस्ट की जाएगी. Correct. तो जो भी आर्म्ड फोर्सेस में इंजीनियर्स अगर इस फील्ड में काम करते हैं, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और जो चैलेंजेस होंगे वो वाकई थ्रिल देने वाले होंगे. इसमें इसमें राजीव एक हमने तोड़ आई मीन जस्ट हाँ कि सी जो आपका स्टेटमेंट है वो बखूबी बैठता है कम्युनिकेशंस के ऊपर या आईटी के ऊपर. द सेम इज नॉट ट्रू विथ वेपन प्लेटफॉर्म्स. ओके, यस बिकॉज वेपन प्लेटफॉर्म्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज सो ह्यूज that the technology is designed to last for decades. For example, हमारा आप जगुआर एयरक्राफ्ट ले लीजिए या MiG-21 ले लीजिए, जो 1950s का एयरफ्रेम था, जो डिजाइन था, we probably continue till 2020s, right? But telecommunication and IT ये एक ऐसा फील्ड है जहां हर 1-2 साल में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस आ जाता है and you have to rediscover yourself to stay where you are standing or to stand where you are standing. Forget about moving ahead. So तो राजीव हमने साइबर सिक्योरिटी, उसके चैलेंजेस और थ्रिल के बारे में बात करी. आपने एयरफोर्स में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सेटअप किए हैं, तो इन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स का रोल क्या होता है? okay. See, a security operation center's role is to monitor my own network, point number one. Observe any anomaly with my network, within my network, with respect to security and to address it. Third,
is to ensure that I harden my network. When I say harden my network, मैं अपने network को इतना मजबूत करूं कि जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो threats आ रहे हैं उसको मैं मुकाबला कर सकता हूं, और मेरा नेटवर्क का जो इंटेंशन है टू कम्युनिकेट बिटवीन द शूटर एंड द सेंसर that continues without any interruptions. So security operations center looks after the security aspect of the network. तो ये नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए जो आप हार्डनिंग करते हैं, जो स्ट्रेंथ देते हैं, Mhm. उसकी प्लानिंग में आपका सबसे पहला डर या सबसे पहला चैलेंज क्या होता है? सबसे पहला चैलेंज होता है जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि आज जो हम प्रोसेस के थ्रू समझ के जो कागज पे लिखते हैं उसको सैंड बॉक्सिंग करते हैं, मतलब अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में चेक करते हैं, उसके बाद डिप्लॉय करते हैं. बाय द टाइम वी डिप्लॉय it has become already outdated. New technology vectors coming or new attack vectors coming. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है टू कीप अप विद द एवर इवॉल्विंग अटैक वेक्टर्स. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. सेकंड जो चैलेंज है कि अपने जनता को बताएं. मैंने से अपना जनता जो in the armed forces, the janta is anybody who is not from the security environment, that is cyber security environment. To tell him and to sensitize him कि भाई इतने तरह से अटैक वेक्टर्स आ सकते हैं, तो आप ये चीज ना करें जो आप आज तक करते आ रहे. सो दैट चेंज इन एटीट्यूड and mentality is the biggest challenge that the security environment faces or the security staff faces. तो जो टेक्नोलॉजी है उसके चेंज की रेट बहुत फास्ट है और वो अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो चेंजेस बहुत जल्दी-जल्दी आ रहे हैं। Correct. थ्रेड्स की बारे में बात करते हैं। मैंने ऑपरेशन ओपन सोर्स पे एक न्यूज़ देखी थी, 2014 में ऑपरेशन हैंगओवर। एक फिशिंग मेल था जो फेक मेल था बेसिकली, जो डिफेंस सिस्टम्स में सक्सेसफुली अंदर घुस गया था और काफ़ी समय तक वो स्पाइंग करता रहा था। हाउ इट वाज़ डन एंड हाउ इट वाज़ प्रिवेंटेड? See, phishing is something that is very difficult to identify because वो बंदा कुछ action नहीं करता. That tool or that malware does not initiate anything. It is just sitting there, grabbing data, identifying patterns, and then when there is a communication link with the host, it sends that input back. So इनको handle करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. And there are some tools by which we are able to identify them. मैन्युअली करना नामुमकिन है. ये टूल्स के मदद से ही हम कर पाते हैं. कुछ होम ग्रोन टूल्स हैं, कुछ वाइडली डिप्लॉयड टूल्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होता है. उसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं. एंड वंस इट इज डिटेक्टेड, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क टू मिटिगेट. राजीव, आपने साइबर सिक्योरिटी में कई अटैक्स देखे हैं, कई सक्सेस देखी होंगी जहाँ पे आपने उन अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और कई बार फेलियर्स भी देखे होंगे जहाँ पे इम्पैक्ट भी हुआ होगा। What is the biggest mistake which organization do in cyber security field? साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बिगेस्ट मिस्टेक है ये अज्यूम करना कि मेरा नेटवर्क अभी सेफ है. ये जब हम ट्रस्ट करने लगते हैं कि हमने सब तरफ से अपने आप को डिफेंड कर लिया है और अपने आप को मजबूत कर लिया है, that is when the new attack vector hits you badly. So you should always be on the watch out. You should understand that if you are working, so is your enemy, and you should never underestimate the ingenuity with which new attack vectors can be formed and used. So, if I understand correctly, more than your enemy attack or technology upgradation, it is your mindset which can be harmful in sometimes.
आपने कई डिजास्टर एंड रिलीफ ऑपरेशंस में भी काम किया है। तो जब भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो कम्युनिकेशन कैसे बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है? बिना communications का you cannot coordinate any relief effort. So I'll give you just two examples. One was Bhuj earthquake. I don't know how many of your subscribers were born when Bhuj earthquake took place. I hope not many, because I want many youngsters to watch this podcast. So Bhuj earthquake was a huge disaster, and it affected thousands of people. So the first response teams are always the communication units. तो उस समय भी armed forces के communication units went in there and established line of sight communication and satcom communication. उस समय optical fiber, mobile वो सब नहीं था. So they were able to establish, and then the governments of the day were able to assess the damage to infrastructure, the damage to life, and coordinate the response of medical teams, coordinate relief material dispatchment. ये सब तभी मुमकिन हुआ जब डैमेज का असेसमेंट हो और वो इंफॉर्मेशन फ्लो हो फ्रॉम द डैमेज साइट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एंड दैट वाज वन इंस्टेंस. देन नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ, नेपाल इज नॉट in India, but it's a neighboring country, a friendly country, and we extended our support. And Indian Air Force का एक जहाज गया वहाँ, and the first deployment of SATCOM communications in order to tell the whole world of what damage has taken place in Nepal was done by the Indian Armed Forces. ग्रेट। राजीव, आपने हमारे व्यूअर्स की एज के बारे में बात करी। यूट्यूब चैनल पे एक एनालिसिस आता है जो बताता है आपके चैनल को किस एज के लोग देख रहे हैं। Okay. एंड आई वाज हैप्पी टू नो कि हमारे चैनल को 15 साल के यूथ से लेकर 75 ईयर्स तक के सीनियर सिटीजन देखते हैं, क्योंकि एयरफोर्स की जो कहानियां होती है वो सबके लिए इंटरेस्टिंग होती हैं और And हर व्यक्ति congratulations. उसमें से कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है। And kudos to you and your team. I mean, this is a very noble effort that you're doing. Because आम तरह से जो इस लाइन पे जो YouTube पॉडकास्ट होते हैं, वो ज्यादा फोकस करते हैं कि on the success stories or on the operations of the particular stream of service, whether it is Army, Navy or Air Force. ये जो daily life, how it happens and how a career evolves in a non-glamorized or in a backroom service like communications, or for that matter, engineers, to my view has never been expressed but for this channel. So very happy to see that की बात कर रहे हैं. Rajiv, really we have talked about so many things today and we have tried कि जो टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं उनको किस तरह से एक आम भाषा में लोगों को समझा सकें जिससे वो एक एयरफोर्स के डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस को समझ सकें। Rajiv, how your experience in Indian Air Force is helping you in executing your duties in L&T post retirement? Okay, I think the journey to L&T or my experience in Air Force has enabled me to seamlessly integrate myself into the corporate ecosystem. एंड उसमें जो सबसे बड़ा जो हथियार है मेरे पास, वो है द एबिलिटी टू टेक ऑन चैलेंजेस एंड द ओपननेस टू वर्क क्रॉस डोमेन. हो सकता है हम किसी क्षेत्र में मास्टर ना हो, लेकिन हम इतना काबिलियत रखते हैं कि गिवन सम टूल्स वी कैन वर्क विद देम, वी कैन मोटिवेट देम, वी कैन एंश्योर दैट दे ऑप्टिमली परफॉर्म. सो आई वुड से पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एयरफोर्स में हुआ है, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट यू कुड ब्रिंग इनटू द कॉर्पोरेट लाइफ. बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव।
ये माइंडसेट और ये मनोबल ही तो है जो हमें एयरफोर्स देती है, और उसी के कारण तो हम उन सभी अदृश्य दुश्मनों का, जो भूत बनकर बिना दिखाई दिए हमारे नेटवर्क पर, हमारे डेटा सेंटर पर और हमारे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं, पर हम उन्हें हर बार मात दे देते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो घोस्ट है, वॉर बिगिंस बिफोर द वॉर। थैंक्स टू ऑल एंड जय हिंद। जय। Thank